हिंदी पेडागोजी के ये टॉप 50 क्वेश्चन अगर आपने ठीक से समझ लिए तो सीटेट में हिंदी आपका सबसे मजबूत सेक्शन बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और अगर आप सीटेट या किसी और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके सिलेक्शन में सीधा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे हर प्रश्न के साथ में उत्तर और उत्तर के साथ में पूरी व्याख्या, साथ ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने का तरीका। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हमने ऐसे टॉप 15 क्वेश्चन रखे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर की जाए, देखिए भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। चार विकल्प हमारे सामने हैं। भाषा का व्याकरण, समृद्ध भाषिक परिवेश, या भाषा की पाठ्यपुस्तक, या शिक्षक का ज्ञान। तो देखिए सबसे पहले हम भाषा अर्जन की बात करें। भाषा अर्जन क्या चीज होती है, तो भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व यदि देखा जाए तो वो होता है हमारा वातावरण, है ना। वातावरण जिस प्रकार का होता है तो भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। मान लीजिए कोई आपके आसपास जो है वो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का परिवेश है, तो आप अंग्रेजी ठीक से नहीं भी जानते हैं तो भी आप अंग्रेजी को बहुत कुछ धीरे धीरे सीखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका भाषा अर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा परिवेश होता है, हमारा वातावरण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाता है। तो यहाँ पर विकल्प जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश। जी हाँ, समृद्ध भाषिक परिवेश जब होता है तो वहां पर बिना प्रयास, विशेष प्रयास के बिना भी हम भाषा को आत्मसात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसे ग्रहणशील कौशलों के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है ग्रहणशील कौशल, बोलना और लिखना, या फिर पढ़ना और बोलना, सुनना और पढ़ना, या फिर लिखना और सुनना। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ग्रहणशील कौशलों की, है ना। अब ग्रहणशील कौशल क्या होते हैं, तो देखिए ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत हम ऐसे कौशलों को रखते हैं जिनसे कि हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। जब हम सूचनाओं को ग्रहण कर रहे होते हैं या हम किसी की बात सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ भी जानकारी ले रहे होते हैं, तो वो हम किस माध्यम से लेते हैं, या तो हम सुन करके लेते हैं या फिर हम पढ़ करके लेते हैं। तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना जो होता है ये आते हैं हमारे ग्रहणशील कौशलों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बनेगा प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर, ग्रहणशील कौशल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, भाषा प्रयुक्ति से क्या अभिप्राय होता है। तो भाषा प्रयुक्ति से क्या अभिप्राय होता है, बोलने का एक विशेष लहजा या फिर संदर्भ के अनुसार भाषा के विशेष रूप से शब्दावली का प्रयोग, या फिर व्याकरण की शुद्धता, या फिर है स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर। तो देखिए भाषा प्रयुक्ति, भाषा प्रयुक्ति का मतलब हम भाषा का जो प्रयोग है वो कहाँ किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो अभिप्राय बनता है कि जब हम भाषा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मान ली जाए कि अदालत की भाषा, है ना, खेल की कमेंट्री जो होती है उसकी भाषा, राजनीति की भाषा अलग अलग होती है, और ये सब क्या होती है, भाषा प्रयुक्ति ही इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा प्रयुक्ति का मतलब होता है संदर्भ के अनुसार भाषा के विशेष रूप या शब्दावली का प्रयोग होना। तो यहाँ पर यही हमारे लिए होती है भाषा प्रयुक्ति। आप भी अपना उत्तर जो है कमेंट्स में जरूर देते रहिएगा, ताकि आपको भी अपने जो विकल्प हैं, आप कितने विकल्प यहाँ पर इन 50 प्रश्न से सही करते हैं वो भी आप अंदाजा इसमें लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है डिस्ग्राफिया। काफी बार पूछे जाने वाला प्रश्न, कई बार प्रश्न सीटेट एग्जाम में दोहराया गया प्रश्न है ना। हर बार प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया इनसे संबंधित। तो यहाँ पर ये पढ़ने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, लिखने में कठिनाई और सामाजिक संवाद में कठिनाई। तो यहाँ पर बात की जाए
तो डिस्ग्राफिया जो होता है ये होता है लेखन संबंधी विकार, यानी कि लिखने में यहाँ पर जो कठिनाई होती है वो देखने को मिलती है। डिस्ग्राफिया में, डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होता है, वो पढ़ने संबंधी विकार होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे निजी भाषण का उपयोग क्यों करते हैं? कई बार आपने लेवाइगोस्की के उसमें सुना होगा, बच्चे जो है प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट जो निजी भाषण है उनका उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, अब इसके कारण को हम समझते हैं। दूसरों को परेशान करने के लिए, या फिर अपनी सोच और कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, या फिर क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं निजी भाषण जो का उपयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो वो यहां पर करते हैं अपनी सोच और कार्यों को दिशा देने के लिए। अब जब बच्चे खुद से बात करते हैं तब वे अपनी क्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित कर रहे होते हैं, और वाइगोत्स्की ने यहां पर इसे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षार्थियों के अधिगम के उदाहरणों का व्यवस्थित रिकॉर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है? यहां पर शिक्षार्थी के अधिगम यानी कि सीखने के जो उदाहरणों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट टेस्ट कहते हैं, वार्षिक रिपोर्ट, पोर्टफोलियो, या फिर हम कहते हैं होमवर्क डायरी। तो देखिए यहां पर यदि हम बात की करें कि शिक्षार्थियों के अधिगम यानी सीखने का उदाहरणों का व्यवस्थित रिकॉर्ड, तो जो हमारे स्कूल होते हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल, वहां पर जो बच्चे होते हैं उनके जो पूरा कार्यकाल होता है उसमें वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या कौन सा चित्र बनाते हैं, कौन सी गतिविधि करते हैं, कौन सी डायग्राम बनाते हैं, सारी चीजों को एक पोर्टफोलियो में रखा जाता है, और वही पोर्टफोलियो जो होता है उनके सीखने के, उनके उदाहरणों का व्यवस्थित रिकॉर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे की श्रेष्ठ कृतियां, उनके चित्रकारी और उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनका समय के साथ में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऑप्शन सी बनेगा उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, कक्षा में रोल प्ले जो भूमिका निर्वहन गतिविधि है इसका मुख्य लाभ क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, या एकीकृत अधिगम कौशलों को बढ़ावा देना, बच्चों को अभिनेता बनाना, या शिक्षक का काम कम करना? तो रोल प्ले गतिविधि जब हम करवाते हैं, बच्चों को कई प्रकार के रोल देते हैं, कोई नाटक जैसे हम गतिविधि करवाते हैं, तो इस गतिविधि का मुख्य लाभ क्या होता है? तो देखिए ये जो गतिविधि होती है इसका मुख्य लाभ की यदि हम बात करें तो रोल प्ले जो होता है ना, उसके माध्यम से बच्चे सुनने, बोलने और स्थिति को समझने जैसे कई भाषाई जो कौशल होते हैं उनका एक साथ उपयोग करते हैं, है ना। मतलब बच्चे एक साथ कई भाषाई कौशलों का उपयोग करते हैं जिससे उनका भाषा विकास जो होता है वो बेहतर होता है। तो अब आप यहाँ पर उत्तर अपना जो है वो समझ चुके होंगे, कौन सा उत्तर होगा? एकीकृत अधिगम कौशलों को बढ़ावा देना। एकीकृत मतलब एक साथ कई कौशल जो होते हैं उनको बढ़ावा देना, उनको विकसित करना, उन भाषाई कौशलों का विकास करना, यही होता है रोल प्ले एक्टिविटी का मुख्य लाभ। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विदेशी भाषाओं का अध्ययन किस रूप में होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य भाषा के रूप में होना चाहिए, या फिर त्रिभाषा के रूप में एक विकल्प के रूप में होना चाहिए, या फिर हम कहें केवल माध्यमिक स्तर पर रटने के लिए होना चाहिए, या फिर मातृभाषा के स्थान पर होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार हम विदेशी भाषाओं के अध्ययन की यदि बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो NEP 2020 है वो हमारे लिए जो होती है, जैसे विदेशी भाषाएं फ्रेंच, जर्मन आदि बच्चों को पढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन वे त्रिभाषा सूत्र जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, है ना, के अलावा एक विकल्प हमारे पास में होना चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र के अतिरिक्त एक विकल्प के रूप में ये होना चाहिए। तो यहां पर होता है विकल्प बी हमारा उत्तर। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, पाठ या ढांचा
से क्या तात्पर्य है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके फोल्डिंग का, और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, और प्रश्न को आप समझते हैं तो आप बिल्कुल इसका उत्तर जो है बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, पाड़ या ढांचा क्या होता है? तो एक प्रकार का अस्थायी स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट देने के लिए खड़ा किया जाता है। जिस प्रकार से हम मकान का निर्माण करते हैं, उसमें हम छत को सपोर्ट देने के लिए जो लकड़ी का ढांचा तैयार करते हैं, जिस पर हमारी छत जो होती है उनके तार बिछाए जाते हैं, है ना, जाल बिछाई जाती है, फिर छत डाला जाता है और बाद में उस लकड़ी के स्ट्रक्चर को हटा दिया जाता है। तो वही हमारे लिए पाड़ या ढांचा होता है। तो वो एक प्रकार से टेम्परेरी सपोर्ट हमने दिया था ताकि हमारी छत जो है झुके नहीं, गिरे नहीं, इसलिए। वैसे ही बच्चे को क्या है कि जब थोड़ा सा सपोर्ट जहां उसको देने की आवश्यकता होती है, उसे जब सपोर्ट दिया जाता है और बाद में हम अपना सपोर्ट पीछे कर लेते हैं, बच्चा आगे बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है और आगे निकल जाता है। तो इसी को हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? बच्चे को पूरी तरह अकेला छोड़ देना। अकेला तो नहीं, हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम बात इसके फोल्डिंग की कर रहे हैं। बच्चे को तब तक सहायता देना जब तक स्वयं उस कार्य को न कर सके। बिल्कुल यही हमारा उत्तर होगा। बच्चे की नकल करना या कठोर दंड देना, तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चे को जब तक सहायता देना जब तक कि वह स्वयं उस कार्य को न कर सके, है ना। जैसे हम बच्चे को कोई भी हमने कोई प्रश्न दिया जहां बच्चा उसको हल नहीं कर पा रहा है, तो हम बच्चे को वहां पर कुछ संकेत दे सकते हैं, कोई हिंट हम उसको दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा उन चीजों को समझने लगे। या फिर हम आधा हल बता सकते हैं, आधा बच्चे पर छोड़ सकते हैं कि अब तुम इसके आगे तुम खुद करो। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार की अस्थायी मदद या इसके फोल्डिंग ही होती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? तो यहां पर हमें देखना है उस कथन को जो भाषा की बोली के बारे में सही है। बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं है, या फिर एक भाषा की कई बोलियां हो सकती जो अलग अलग सामाजिक समूहों के द्वारा बोली जाती है। बोली केवल अनपढ़ लोग बोलते हैं, बोली का व्याकरण नहीं होता है। तो यहां पर बोली के बारे में जो कथन सही है वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, बोली जो होती है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है और जो अलग अलग सामाजिक समूहों के द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ पर हम जो बी विकल्प होगा उसको हमारा यहाँ पर उत्तर चुनेंगे। तो देखिए, बोली भाषा का एक क्षेत्रीय, एक सामाजिक रूप ही होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है, लेकिन उसकी अवधि, ब्रज, खड़ी, ये सब क्या है? बोलियां हैं, और ये उसी के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सामाजिक समूह के द्वारा बोले जाते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा बनेगा उत्तर। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण की खोजबीन विधि किससे संबंधित है? केवल रटने से, संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से, केवल सुलेख लिखने से, या फिर मौन वचन से? तो यहां पर बात हम कर रहे हैं खोजबीन विधि की, और ये जो विधि होती है ये निश्चित रूप से संबंधित होती है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से। जी हाँ, बी विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब खोजबीन विधि में क्या होता है? तो देखिए, जैसे हम बच्चों को कोई भी पाठ जो होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं, है ना, और खोजबीन विधि में हम छात्र जो होते हैं वो पाठ में आए हुए वाक्यों के माध्यम से खुद व्याकरण के नियमों का पता लगाते हैं, है ना। ये एक संदर्भ आधारित शिक्षण का ही एक हिस्सा होता है। तो यही होती है खोजबीन विधि। जैसे कोई शब्द चुने या कोई अशुद्ध शब्दों को छांटे, है ना, या इसका शब्दार्थ ढूंढें, तो यही खोजबीन विधि होती है जो हर पाठ के पीछे उस पाठ्य पुस्तकों में हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है। अर्पणा यह समझती है कि अर्थ समझने के लिए पहले ध्वनि, फिर शब्दों और फिर वाक्यों को सुनना चाहिए। ये कौन सा उपागम है? तो यहाँ पर ऊर्ध्वमुखी उपागम है, अधोमुखी उपागम है, एकीकृत है, या फिर व्याकरण अनुवाद पद्धति है? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अर्पणा यहाँ पर अर्थ समझने के लिए पहले ध्वनि और फिर शब्दों और फिर वाक्यों को सुनना चाहिए, है ना। तो जब हम बात करें कि सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, है ना।
और ध्वनि से बड़ी इकाई जो होती है वो होती है वाक्य, जो वाक्य के अर्थ की ओर हमें लेके जाती है। तो इसी प्रकार से हमें उसे बांटना भी चाहिए, उसी कड़ी में हमें चलना चाहिए। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले छोटी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज। तो यहाँ पर ये होता है अधोमुखी उपगम, है ना। तो यहाँ पर बॉटम अप जो होता है अधोमुखी उपगम, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, बहुत से भारतीय विदेश जाकर वहां की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रेरणा, यांत्रिक प्रेरणा, सांस्कृतिक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये प्रेरणा कौन सी रहेगी? तो ये प्रेरणा होती है यांत्रिक प्रेरणा। अब यांत्रिक प्रेरणा का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो पहले हम हमारे उत्तर को टिक कर देते हैं, यांत्रिक प्रेरणा ये रहेगी। अब देखिए, बहुत से भारतीय विदेश जाकर वहां की भाषा सीखते हैं। क्यों सीख रहे हैं वो वहां की भाषा? क्योंकि उनको वहां पर कार्य करना है, और कार्य करना है तो वहां पर कार्य करने के लिए वहां की भाषा सीखना जरूरी है। तभी हम वहां पर काम कर पाएंगे, तभी हम वहां पर पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम किसी खास लाभ, जैसे नौकरी या पैसा कमाने या कोई बिजनेस, कोई भी काम हो सकता है, उसको करने के लिए हम वहां पर भाषा सीखते हैं, तो उसे हम यांत्रिक या इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा भी यहाँ पर कहते हैं। तो ऑप्शन बी बन जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला प्रश्न कौन सा है? देखिए, यहां पर हमें आलोचनात्मक चिंतन बच्चों में विकसित करना है, उसको बढ़ावा देना है, और उसके लिए हम कौन से प्रश्न का चयन यहां पर करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? यदि आप कहानी के मुख्य पात्र होते तो आप परिस्थिति में क्या करते और क्यों करते? संज्ञा की परिभाषा क्या है? कविता के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रश्न ऐसे होते हैं कि जहां पर बच्चा उन प्रश्नों का सीधा उत्तर देगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? फिक्स है। संज्ञा की परिभाषा बच्चे वैसी ही बताएंगे जैसे उनको लिखवा दी गई है, वैसे ही बताएंगे। कविता के लेखक का नाम सभी बच्चे एक जैसा ही जवाब यहाँ पर भी देंगे। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों के जवाब जो हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, एक जैसे हैं, और सभी बच्चे यहाँ पर एक जैसा ही लगभग उत्तर देंगे। परंतु यदि हम यहाँ पर रखते हैं इस प्रश्न को, आप कहानी के मुख्य पात्र होते तो उस परिस्थिति में क्या करते और क्यों करते? तो यहाँ पर हर बच्चे का अपना अपना एक चिंतन होगा, बच्चा अपने तरीके से सोचेगा, अपने तरीके से उत्तर देगा। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला प्रश्न। तो यहाँ पर हम चुनेंगे ऐसे प्रश्न को जहां पर बच्चे को चिंतन करने का अवसर मिले, उसे सोचने का अवसर मिले। तो बे विकल्प को हम यहाँ पर चुनेंगे अपना प्रश्न। आगे देखिए, कक्षा में कहानी सुनाने के दौरान बच्चों को चित्र दिखाने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर बच्चों को हम कक्षा में कहानी सुनाते हैं और सुनाते समय उन बच्चों को चित्र भी दिखाते हैं। तो उन चित्रों को दिखाने का क्या उद्देश्य यहाँ पर रहता है? बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों को पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाने में मदद करना, कक्षा में शोर कम करना, केवल रंगों की पहचान करवाना। तो देखिए, यहाँ पर हम रंगों की पहचान या शोर कम करना या बच्चों का मनोरंजन करने, इन सब चीजों के लिए चित्र नहीं दिखाए जाते हैं। चित्र का उद्देश्य जो होता है दिखाने का, वो होता है बच्चों को पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाने में मदद करने में। जी हाँ, बच्चों को, अब देखिए, जब बच्चे चित्र देखेंगे तो चित्र देखने से बच्चों के मन में क्या होती है? कहानी को लेकर के उत्सुकताएं बढ़ती है ना, और वे आगे होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनका अनुमान लगाना सीखते हैं, जो पढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो हमें भी यहाँ पर कई प्रकार के जब चित्र को हम देखते हैं तो उसका अनुमान हमें भी लगाना चाहिए। वो हमारे अनुमान लगाने के तरीके को भी बेहतर बनाता है कि आगे क्या हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं हम।
आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक परिवेश, व्याकरण के नियमों का ज्ञान या कंप्यूटर का प्रयोग? हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस कारक की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। समृद्ध भाषिक परिवेश जो होता है वो भाषा सीखने के लिए कब सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहां वे भाषा को सहजता से देख सकें, सुन सकें, तो वे बहुत जल्दी भाषा जो होती है वो सीख जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। पठन संबंधित दोष है ये एक प्रकार का डिसलेक्सिया। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन उपकरण, व्याकरणिक नियम, सामाजिक अनुकरण या भाषाई पुरस्कार? तो यहाँ पर उसे हम कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण। यहाँ पर बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, उसे भाषा अर्जन उपकरण यहाँ पर हम कहते हैं। अब ये जो चॉम्स्की हैं, इनके अनुसार क्या होता है, इनका ऐसा मानना है कि बच्चों में मस्तिष्क में एक प्राकृतिक तंत्र होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, जिसे संक्षिप्त में हम कहते हैं LAD, है ना, जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करता है। तो यही भाषा अर्जन उपकरण है, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए? बच्चों को फेल करना, बच्चों को की सीखने की कमियों को जानकर उनमें सुधार करना, मेधावी बच्चों को इनाम देना या फिर सिलेबस को पूरा करवाना? तो हमारा जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है बच्चों की सीखने की कमियों को जानकर कि उनमें सुधार करना, क्योंकि मूल्यांकन का असली मकसद तो यही होता है। शिक्षक जिससे जान सकते हैं कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, कहाँ उसे और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, यही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं, बहुभाषावाद कक्षा में किस रूप में कार्य करता है? एक समस्या के रूप में, एक बाधा के रूप में, एक संसाधन के रूप में और एक बोझ के रूप में? तो देखिए बहुभाषावाद जो होता है निश्चित रूप से ये हमारी कक्षा के लिए एक संसाधन के रूप में, यहाँ पर एक रिसोर्स के रूप में ये कार्य करता है, क्योंकि जब एक कक्षा में कई भाषाओं के बच्चे होते हैं तब वे एक दूसरे से नए नए शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं, उनका भाषाई ज्ञान जो होता है वो बढ़ता है और इस प्रकार से बहुभाषावाद एक संसाधन कक्षा में हमारे लिए बन जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा का विकास चलता है, यह किसका विचार है? यहाँ पर वाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की या फिर है स्किनर? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा का विकास भी चलता है। ये विचार देने वाले यहाँ पर हैं पियाजे। जी हाँ, पियाजे का ऐसा मानना था कि बच्चा जैसे जैसे मानसिक रूप से विकसित होता है, उसकी भाषाई समझ भी जो होती है वो वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बच्चे का भाषा विकास भी चलता है, ये मानने वाले हमारे जीन पियाजे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्वर पठन का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों के उच्चारण में सुधार करना, बच्चों को थका देना, बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ना या फिर व्याकरण के नियम याद करना? देखिए सस्वर पठन जो होता है इसका मुख्य लाभ होता है वो होता है बच्चों के उच्चारण में सुधार करना। जी हाँ, पहला जो विकल्प है वो हमारा उत्तर है। जोर से पढ़ने से बच्चे शब्दों की ध्वनियों को पहचानते हैं और शिक्षक उनकी गलतियों को ठीक कर पाते हैं, जिससे बच्चों का उच्चारण जो होता है वो यहाँ पर शुद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि में पढ़ाई कैसे शुरू होती है? उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, खेल से पढ़ाई की ओर या बिना किताब के? तो देखिए जो निगमन विधि होती है यहाँ पर पढ़ाई कैसे शुरू होती है? तो शिक्षक निगमन विधि में पहले क्या करते हैं, नियम या सूत्र बताते हैं, उसके बाद वहां पर बच्चों को उदाहरण दे करके अभ्यास करवाए जाते हैं। तो पहले इसमें नियम या सूत्र होते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें विकल्प जो लेंगे वो होगा नियम से उदाहरण की ओर, निगमन विधि में। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। स्किमिंग या सरसरी तौर पर पढ़ना क्या है?
पाठ का मुख्य भाव या सार जानने के लिए तेजी से पढ़ना, किसी खास जानकारी को ढूंढना, शब्द दर शब्द पढ़ना या गलतियां निकालना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पाठ का मुख्य भाव या सार जानने के लिए हम सरसरी तौर पर पढ़ा करते हैं, है ना। जैसे हम अखबार की सुर्खियां या किताबों के पन्ने पलट कर केवल ये देखते हैं कि उसमें क्या खास चीज है, इसी को हम कहते हैं स्कैमिंग, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया उपागम का क्या अर्थ है? एक ही बार में शुद्ध लिखना, योजना बनाना, प्रारूप लिखना, उसे सुधारना, केवल सुंदर अक्षरों में लिखना या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए वाक्यों को उतारना। तो यहां पर हम बात करें लिखने की प्रक्रिया उपागम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो अर्थ होता है योजना बनाना, प्रारूप लिखना, उसे सुधारना। यहां पर होगा इसका सही अर्थ, क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, विचारों को लिखता है, फिर उसे पढ़ करके सुधारता है और फिर अंतिम लेख जो होता है वो तैयार करता है। और इस प्रकार की लेखन प्रक्रिया जो होती है वो एक लेखन की वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है ना। जैसे योजना बनाना, प्रारूप लिखना और फिर उसे सुधारना। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? केवल मातृभाषा सीखना है, मातृभाषा में शिक्षा शुरू करना या फिर उसे अन्य भाषाएं उसमें जोड़ना है, या फिर मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा सीखना है, केवल एक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना है। तो देखिए, मातृभाषा आधारित जो बहुभाषावाद है इसकी यदि हम बात करें तो हमारा इसमें उत्तर होगा मातृभाषा में शिक्षा शुरू करना, फिर अन्य भाषाएं जोड़ना। यही मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहलाएगा, क्योंकि बच्चा पहली अपनी जो शिक्षा होती है उसकी, वो अपने घर की भाषा में ही पाता है ना। तो इसलिए जो होती है उसकी नींव जो होती है वो मजबूत होती है। मतलब जब हम बच्चे को प्राइमरी तौर पर बच्चे को जब हम सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो हमें उसकी मातृभाषा का ही प्रयोग वहां पर करना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे दूसरी भाषाएं जो होती है वो भी बच्चा बाद में सीख लेगा, उनमें जोड़ लेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर, प्राथमिक स्तर पर बोलने के कौशल के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या है? कविता को रटकर सुनाना, अध्यापक की बात दोहराना, चित्रों को वर्णन करना और आपसी बातचीत, केवल व्याकरण के सवाल यहाँ पर पूछना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चित्रों का वर्णन और आपसी बातचीत जो होगी वो यहाँ पर बोलने के कौशल के लिए सबसे अच्छी गतिविधि रहेगी। स्कैनिंग पठन का क्या अर्थ है? पाठ का सारांश निकलना, किसी विशिष्ट सूचना जैसे तारीख या नाम को खोजने के लिए पढ़ना, मनोरंजन के लिए पढ़ना, व्याकरण की गलतियां ढूंढना, और इसके ऊपर हमने अभी बात की थी, है ना। तो यहाँ पर स्कैनिंग करने, स्कैनिंग पठन का क्या मतलब होता है? तो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, हम कोई विशिष्ट सूचना ढूंढ रहे होते हैं, उसे खोजने के लिए पढ़ना। जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में हम कोई शब्द खोजते हैं, उसी को हम स्कैनिंग कहते हैं। इसमें हम पूरी कहानी नहीं पढ़ते, बस अपने मतलब की जानकारी है उसे ही को ही स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी विकल्प होगा उत्तर। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? बच्चों को ग्रेड देने के लिए, सीखने में आने वाली विशिष्ट कठिनाई और कमियों को पहचानने के लिए, सिलेबस खत्म करने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण की, इसको क्यों किया जाता है। तो देखिए, निदानात्मक टेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है बीमारी को जड़ से पकड़ना। शिक्षक को बताता है निदानात्मक टेस्ट कि बच्चा आखिर क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर हम चुनेंगे सीखने में आने वाली विशिष्ट कठिनाई और कमियों की पहचान करने में ही यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद, केवल परीक्षा से पहले, रोज स्कूल आने पर, बिना किसी कारण के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर निदानात्मक किया, अब हम यहाँ पर करेंगे उपचारात्मक। तो उपचारात्मक कब करेंगे? निदानात्मक परीक्षण के बाद में करेंगे, जब शिक्षक को बच्चे की कमी पता लग जाती है, पता चल जाती है, तो वह उसका निदान यहाँ पर करता है। तो वह उसकी कमी को दूर करने के लिए एक विशेष तरीके से पढ़ाता है, जो जिसे हम कहते हैं कि बच्चे की जो निदानात्मक परीक्षण हुआ था उसके बाद बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण हुआ। तो यहाँ पर उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे।
ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर उत्तर बनेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में सतत का क्या अर्थ होता है? तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीसीई जो होता है इसमें रोज परीक्षा लेना, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे की प्रगति का नियमित अवलोकन, केवल साल के अंत में जांच करना, बच्चों को हमेशा डराना। तो देखिए सतत और व्यापक, सतत का मतलब कंटिन्यू चलने वाला है ना, नियमित रूप से होने वाला। तो यहाँ पर इसका अर्थ मूल्यांकन केवल एक बार नहीं होता है, पूरे साल की पढ़ाई के दौरान नियमित रूप से होता रहता है ना, मंथली रूप से होता रहता है। तो यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की प्रगति का नियमित अवलोकन करना ही सीसीई यहाँ पर रहेगा। बच्चे भाषा की कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग केवल विकलांग बच्चों के लिए है, संचार की विविधता समझने और समाज से शिक्षा के लिए जरूरी है, या फिर समय की बर्बादी है, या केवल मूक बधिर स्कूलों में ही यह होना चाहिए? तो देखिए जो सांकेतिक भाषा होती है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें सांकेतिक भाषा के प्रयोग की, तो ये संचार की विविधता को समझने और समावेशी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अब देखिए सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता सभी बच्चों में संवेदनशीलता लाती है, और ये एक समझी कक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी यहाँ पर मानी जाएगी। आगमन विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बच्चों को रटना नहीं पड़ता, यह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इससे केवल शिक्षक बोलता है, इसमें व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। तो हम बात कर रहे हैं आगमन विधि की, और आगमन विधि के जो सबसे बड़े लाभ की बात करें तो यहाँ पर बच्चों को जो है रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें बच्चा खुद नियम को समझते हैं और उनसे उनकी बढ़ती है तर्क शक्ति, जहां पर बच्चों को रटने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे का मुख्य रूप से कहाँ समस्या होती है? केवल गणित में, सामाजिक संचार, आपसी बातचीत, बहुत तेज दौड़ने, चित्रकारी करने। तो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे को सामाजिक संचार और आपसी जो बातचीत होती है उसमें बच्चे को परेशानियां होती है, समस्याएं होती है। बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं तो ये दूसरों से नजरें मिलाने या अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यही समस्याओं बच्चों को यहाँ पर देखने को मिलती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? भाषा अर्जन स्वाभाविक है जबकि अधिगम सचेतन नियमों वाला है, और इसके ऊपर हमने बात पहले भी की थी प्रश्न भाषा अर्जन के ऊपर। तो निश्चित रूप से पहला ही विकल्प यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर बन गया। भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, परिवेश के कारण होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि अधिगम सचेतन नियमों वाला होता है। तो बिल्कुल ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा, है ना। अधिगम के लिए हमें किताब, व्याकरण, नियम सबकी जरूरत पड़ेगी, पर भाषा अर्जन जो होगा वो जाने अनजाने में परिवेश से ही हम सीख लेंगे। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर सहराज भाषा के रूप में भारत में किस भाषा को स्थान दिया गया है? तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यदि हम बात करें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, और हम यहां पर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी को सहराज भाषा। हिंदी तो राजभाषा है ही सही, पर यहां पर हम सहराज भाषा की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सहराज भाषा के रूप में अंग्रेजी जो है इसे यहां पर दर्जा दिया गया है सहराज भाषा का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम जब भी प्रश्न भाषा का आता है तो हम हिंदी को समझते हैं और फटाक से हिंदी को उत्तर लगा देते हैं, पर हिंदी हमारी राजभाषा है। यहाँ पर राजभाषा नहीं पूछी जा रही, सहराज भाषा पूछी जा रही, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, व्याकरण अनुवाद पद्धति में किस पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? तो यहाँ पर व्याकरण अनुवाद पद्धति में किस पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? बोलने के कौशल, मातृभाषा के प्रयोग और लिखित व्याकरणिक नियमों पर, खेल कूद पर, सुनने के कौशलों पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा मातृभाषा के प्रयोग और लिखित व्याकरणिक नियमों पर। जी हाँ,
है ना। व्याकरण अनुवाद पद्धति जो है ये एक पुरानी पद्धति है जिसमें दूसरी भाषा सिखाने के लिए उसकी तुलना अपनी मातृभाषा से की जाती है और नियमों को यहाँ पर रटा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ हमारा उत्तर होगा। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को कैसा होना चाहिए। अब बात समावेशी कक्षा के ऊपर प्रश्न है। केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देने वाला, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील, बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय, केवल पाठ्यपुस्तक को रटने वाला। तो यहाँ पर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति शिक्षक को संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पर हम समावेशी कक्षा की कर रहे हैं। और जब शिक्षक ये चीजें समझेगा कि हर बच्चा अलग अलग होता है और उसकी जरूरत के हिसाब से ही उसे पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षक जो है पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर बनेगा। बहुसंवेदी शिक्षण का क्या है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, देखने, सुनने, छूने और महसूस करने वाली विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग, या फिर केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना, चुपचाप बैठना। तो देखिए यहाँ पर हम बहुसंवेदी शिक्षण की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात इसमें हम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बी विकल्प होगा जिसमें देखने, सुनने, छूने, महसूस करने वाले विभिन्न सामग्रियों का जब प्रयोग किया जाएगा, यही बहुसंवेदी शिक्षण यहाँ पर हमारा कहलाएगा। और देखिए जब बच्चा किसी चीज को सुनता है, छूता है, महसूस करता है, तो वो उसको अच्छी तरह से समझता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का क्या अर्थ होगा। कक्षा की दीवारों पर बहुत सारे चित्र और चार्ट लगे होना, बहुत सारी रंगीन मशीनें होना, केवल कंप्यूटर होना, बहुत सारी महंगी किताबें होना। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश का जो अर्थ होता है वो हमारे लिए होता है कक्षा के दीवारों पर बहुत सारे चित्र और चार्ट का लगा होना। ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। संदर्भ में व्याकरण का क्या लाभ है। बच्चे नियम को रट लेते हैं, बच्चे अर्थ और प्रयोग के साथ व्याकरण को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। व्याकरण के लिए अलग अलग क्लास नहीं लेनी पड़ती है, बच्चों को कम लिखना पड़ता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि संदर्भ में व्याकरण का जो लाभ होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बच्चे अर्थ और प्रयोग के साथ व्याकरण को स्वाभाविक रूप से यहाँ पर सीखते हैं। देखिए जब बच्चे को हम कहानी पढ़ाते हैं और उसमें आए हुए वाक्यों से संज्ञा, सर्वनाम आदि को समझते हैं, तो बच्चे उस चीजों को अच्छे से समझने लगते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। तो संदर्भ में व्याकरण का लाभ होता है यही, ऑप्शन बी। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कक्षा में शांति बनाए रखना, अर्थ को गहराई से समझना और एकाग्रता विकसित करना, पाठ को बहुत जल्दी खत्म करना, शिक्षक को आराम देना। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मौन पठन होता है वो होता है अर्थ को गहराई से समझना और एकाग्रता को विकसित करने में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर हमारे प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं और बच्चा शब्दों के अर्थ पर ज्यादा ध्यान दे पाता है, उससे उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है। शिक्षक अपनी मर्जी से नंबर दे सके, उत्तर की जांच पर शिक्षक की पसंद नापसंद का प्रभाव न पड़ना, केवल लंबे उत्तरों को जांचना, बहुत सारे सवालों को पूछना। तो यहां पर हम कह सकते हैं उत्तर की जांच पर शिक्षक की पसंद नापसंद का प्रभाव न पड़ना, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, जिनका उत्तर निश्चित होता है, इसे बहुविकल्पी प्रश्न हुआ। अब इन्हें कोई भी शिक्षक जांचेंगे तो परिणाम जो है वो नहीं बदलेंगे, परिणाम वही रहेंगे जो किसी शिक्षक ने भी जांचे हों। आगे देखिए, भाषा अधिगम की प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग वर्जित है। चित्रों का, मातृभाषा का, व्याकरण का, या फिर खेल का। तो भाषा अधिगम की जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें मातृभाषा, है ना, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष विधि में दूसरी भाषा को सीधे उसी भाषा में सिखाया जाता है और इसमें मातृभाषा का अनुवाद या उसका सहारा लेना मना होता है। तो इसलिए भाषा अधिगम की प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। चलिए
आगे लेते हैं अगला प्रश्न, भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? कठिन और बोझिल होती है, स्वाभाविक और अवचेतन होती है, नियमों वाली और औपचारिक होती है, केवल रटने वाली होती है? तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, तो वो स्वाभाविक होती है और अवचेतन वाली होती है ना। परिवेश से ही हम सीख जाते हैं, जाने अनजाने में भी। व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल पढ़ाई लिखाई की जांच, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र की जांच, बहुत बड़े पेपर बनाना, पूरे सिलेबस की जांच करना। तो देखिए यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन की बात की जाए तो शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों की जांच जो होती है वो यहाँ पर की जाया करती है ना। यही सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल व्याकरण सीखना, रसानुभूति और आनंद प्राप्त करना, कविता को याद करके सुनाना, कवि का जीवन परिचय याद करना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कविता शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की, तो यहाँ पर होता है रसानुभूति और आनंद प्राप्त करना कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कविताएं भावनाओं के लिए होती है और इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में रस की समझ पैदा करना होता है, उन्हें आनंद देना होता है। यही कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। भाषाई योग्यता में दक्षता का क्या अर्थ है? केवल बहुत तेज बोलना है, भाषा का सही परिस्थिति में सही उपयोग कर पाना है, डिक्शनरी याद करना है, केवल लिखना आना है। भाषाई योग्यता में दक्षता का अर्थ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारा वो होगा भाषा का सही परिस्थिति में सही उपयोग कर पाना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा उपयोग है। यदि हम जानते हैं कि भाषा कहाँ कैसी बोलना है और अपना मतलब समझा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भाषा में दक्ष हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर है। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों का क्या महत्व है? बाधा है, त्रुटियां बताती कि बच्चा कैसे सीख रहा है, त्रुटियों पर सजा मिलना चाहिए, त्रुटियों को सीखने से कोई लेना देना नहीं है। तो त्रुटियां बताती है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, त्रुटियां हो रही है मतलब बच्चा निश्चित रूप से सीख रहा है। क्यों? सीखेगा तो गलतियां तो होती हैं और गलतियां सीखने का स्वाभाविक हिस्सा भी होती हैं और ये शिक्षक को फीडबैक दे रही होती है कि बच्चे में कहां पर हमें सुधार की जरूरत है। तो यही विकल्प हमारा 20 में उत्तर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? लिखित परीक्षा, मौखिक प्रश्न, पोर्टफोलियो का अवलोकन, सुलेख लिखवाना। हम कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन और उसके लिए हमने पहले भी बात की थी कि पोर्टफोलियो होता है एक प्रकार की फाइल जहां पर बच्चे की सारी चीजें जो होती हैं कि व्यवस्थित रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है, उसे हम देख लेंगे। बच्चे का हमें अवलोकन, उसका आकलन, भाषा का आकलन पता लग जाएगा। तो पोर्टफोलियो का अवलोकन जो है वो बच्चे के पूरे साल का काम होता है और जो उसकी प्रगति को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर होगा प्रश्न का उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागोजी संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे साथ, आपके साथ और भी सीटेट और टेट की तैयारी करने वाले दोस्तों को वीडियो शेयर करना जो है वो ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।